हर वर्ष की तरह रन फॉर यूनिटी के लिए देश का युवा एकता के लिए दौड़ने को तैयार हो गया है। अब तो मौसम भी बहुत सुहाना होता है। यह रन फॉर यूनिटी के लिए जोश को और बढ़ाने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप सब बहुत बड़ी संख्या में एकता की इस दौड़ में, रन फॉर यूनिटी में अवश्य भाग लें। आजादी से लगभग 6.5 महीने पहले 27 जनवरी 1947 को विश्व की प्रसिद्ध इंटरनेशनल मैगजीन टाइम मैगजीन ने जो संस्करण प्रकाशित किया था, उसके कवर पेज पर सरदार पटेल का फोटो लगा था। अपनी लीड स्टोरी में उन्होंने भारत का एक नक्शा दिया था, और ये वैसा नक्शा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। एक ऐसे भारत का नक्शा था जो कई भागों में बटा हुआ था। तब 550 से ज्यादा देशी रियासतें थी। भारत को लेकर अंग्रेजों की रुचि खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो इस देश को छिन्न भिन्न करके छोड़ना चाहते थे। टाइम मैगजीन ने लिखा था कि भारत पर विभाजन, हिंसा, खाद्यान्न संकट, महंगाई और सत्ता की राजनीति जैसे खतरे मंडरा रहे थे। आगे टाइम मैगजीन लिखता है कि इन सब के बीच देश को एकता के सूत्र में पिरोने और घावों को भरने की क्षमता यदि किसी में है, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। टाइम मैगजीन की स्टोरी लौह पुरुष के जीवन के दूसरे पहलुओं को भी उजागर करती है। कैसे उन्होंने 1920 के दशक में अहमदाबाद में आई बाढ़ को लेकर राहत कार्यों का प्रबंधन किया, कैसे उन्होंने बारडोली सत्याग्रह को दिशा दी। देश के लिए उनकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता ऐसी थी कि किसान, मजदूर से लेकर उद्योगपति तक सब उन पर भरोसा करते थे। गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि राज्यों की समस्याएं इतनी विकट हैं कि केवल आप ही इनका हल निकाल सकते हैं। और सरदार पटेल ने एक एक कर समाधान निकाला और देश को एकता के सूत्र में पिरोने के असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने सभी रियासतों का भारत में विलय कराया, चाहे जूनागढ़ हो या हैदराबाद, त्रावणकोर हो या फिर राजस्थान की रियासतें। वे सरदार पटेल ही थे जिनकी सूझबूझ और रणनीतिक कौशल से आज हम एक हिंदुस्तान देख पा रहे हैं। एकता के बंधन में बंधे इस राष्ट्र को, हमारी भारत माँ को देख करके हम स्वाभाविक रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुण्य स्मरण करते हैं। इस 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती तो और भी विशेष होगी। इस दिन सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थापित इस प्रतिमा की ऊंचाई अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है। ये विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा है। हर भारतीय इस बात पर अब गर्व कर पाएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत की धरती पर है। वो सरदार पटेल जो जमीन से जुड़े थे, अब आसमान की भी शोभा बढ़ाएंगे। मुझे आशा है कि देश का हर नागरिक माँ भारती की इस महान उपलब्धि को लेकर के विश्व के सामने गर्व के साथ सीना तान करके, सर ऊंचा करके इसका गौरवगान करेगा। और स्वाभाविक है, हर हिंदुस्तानी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का मन करेगा। और मुझे विश्वास है हिंदुस्तान से हर कोने से लोग अब इसको भी अपना एक बहुत ही प्रिय डेस्टिनेशन के रूप में पसंद करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कल ही हम देशवासियों ने इन्फेंट्री डे मनाया है। मैं उन सभी को नमन करता हूं जो भारतीय सेना का हिस्सा है। मैं अपने सैनिकों के परिवार को भी उनके साहस के लिए सैल्यूट करता हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक ये इन्फेंट्री डे क्यों मनाते हैं? यह वही दिन है जब भारतीय सेना के जवान कश्मीर की धरती पर उतरे थे और घुसपैठियों से घाटी की रक्षा की थी।
इस ऐतिहासिक घटना का भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीधा संबंध है। मैं भारत के महान सैन्य अधिकारी रहे सैम मानेकशॉ का एक पुराना इंटरव्यू पढ़ रहा था। उस इंटरव्यू में फील्ड मार्शल मानेकशॉ उस समय को याद कर रहे थे जब वह कर्नल थे। इसी दौरान अक्टूबर 1947 में कश्मीर में सैन्य अभियान शुरू हुआ था। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने बताया कि किस प्रकार से एक बैठक के दौरान कश्मीर में सेना भेजने में हो रहे विलंब को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल नाराज हो गए थे। सरदार पटेल ने बैठक के दौरान अपने खास अंदाज में उनकी तरफ देखा और कहा कि कश्मीर में सैन्य अभियान में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। इसी के बाद सेना के जवानों ने कश्मीर के लिए उड़ान भरी और हमने देखा कि किस तरह से सेना को सफलता मिली। 31 अक्टूबर को हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इंदिरा जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि। मेरे प्यारे देशवासियों, खेल किसको पसंद नहीं है। खेल जगत में स्पिरिट, स्ट्रेंथ, स्किल, स्टेमिना, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी खिलाड़ी की सफलता की कसौटी होते हैं और यही चारों गुण किसी राष्ट्र के निर्माण के भी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी देश के युवाओं के भीतर अगर ये हैं तो वो देश न सिर्फ अर्थव्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में तरक्की करेगा बल्कि स्पोर्ट्स में भी अपना परचम फहराएगा। हाल ही में मेरी दो यादगार मुलाकातें हुई। पहले जकार्ता में हुए एशियन पैरा गेम्स 2018 के हमारे पैरा एथलीट से मिलने का मौका मिला। इन खेलों में भारत ने कुल 72 पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया और भारत का गौरव बढ़ाया। इन सभी प्रतिभावान पैरा एथलीट से मुझे निजी तौर पर मिलने का सौभाग्य मिला और मैंने उन्हें बधाई दी। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और हर विपरीत परिस्थिति से लड़कर आगे बढ़ने का उनका जज्बा हम सभी देशवासियों को प्रेरित करने वाला है। इसी तरह से अर्जेंटीना में हुए समर यूथ ओलंपिक्स 2018 के विजेताओं से मिलने का मौका मिला। आपको ये जानकर के प्रसन्नता होगी कि यूथ ओलंपिक 2018 में हमारे युवाओं ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस आयोजन में हमने 13 पदक के अलावा मिक्स इवेंट में 3 और पदक हासिल किए। आपको याद होगा कि इस बार एशियन गेम्स में भी भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। देखिए, पिछले कुछ मिनटों में मैंने कितनी बार अब तक का सबसे अच्छा, अब तक का सबसे शानदार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। यह है आज के भारतीय खेलों की कहानी जो दिनों दिन नई ऊंचाइयां छू रही है। भारत सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि उन क्षेत्रों में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है जिनके बारे में कभी सोचा तक नहीं गया था। उदाहरण के लिए मैं आपको पैरा एथलीट नारायण ठाकुर के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने 2018 के एशियन पैरा गेम्स में देश के लिए एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। वह जन्म से ही दिव्यांग है। जब 8 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया। फिर अगले 8 वर्ष उन्होंने एक अनाथालय में बिताए। अनाथालय छोड़ने के बाद जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए डीटीसी की बसों को साफ करने और दिल्ली में सड़क के किनारे ढाबों में वेटर के तौर पर कार्य किया। आज वही नारायण इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत की खेलों में उत्कृष्टता के बढ़ते दायरे को देखिए। भारत ने जूडो में कभी भी
चाहे वो सीनियर लेवल हो या जूनियर लेवल, कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीता। पर तबाबी देवी ने यूथ ओलंपिक्स में जूडो में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। 16 वर्ष की युवा खिलाड़ी तबाबी देवी मणिपुर के एक गांव के रहने वाली है। उनके पिता एक मजदूर है, जबकि माँ मछली बेचने का काम करती है। कई बार उनके परिवार के सामने ऐसा भी समय आया जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। ऐसी परिस्थितियों में भी तबाबी देवी का हौसला डिगा नहीं सकी और उन्होंने देश के लिए मेडल जीतकर इतिहास रचा है। ऐसी तो अनगिनत कथाएं हैं। हर एक जीवन प्रेरणा का स्रोत है। हर युवा खिलाड़ी, उसका जज्बा न्यू इंडिया की पहचान है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको याद होगा कि हमने 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का सफल आयोजन किया था। पूरे विश्व ने बेहद सफल टूर्नामेंट के तौर पर उसे सराहा भी था। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में दर्शकों की संख्या के मामले में भी एक नया कीर्तिमान रच दिया था। देश के अलग अलग स्टेडियम में 12 लाख से अधिक लोगों ने फुटबॉल मैचों का आनंद लिया और युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस वर्ष भारत को भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 के आयोजन का सौभाग्य मिला है। हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से प्रारंभ होकर 16 दिसंबर तक चलेगा। हर भारतीय, चाहे वह कोई भी खेल खेलता हो या किसी भी खेल में उसकी रुचि हो, हॉकी के प्रति एक लगाव उसके मन में अवश्य होता है। भारत का हॉकी में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। अतीत में भारत को कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक मिले हैं और एक बार विश्व कप विजेता भी रहा है। भारत ने हॉकी को कई महान खिलाड़ी भी दिए हैं। विश्व में जब भी हॉकी की चर्चा होगी तो भारत के इन महान खिलाड़ियों के बिना हॉकी की कहानी अधूरी रहेगी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से तो पूरी दुनिया परिचित है। उसके बाद बलविंदर सिंह सीनियर, लेस्ली क्लौडियस, मोहम्मद शाहिद, उधम सिंह से लेकर धनराज पिल्ले तक हॉकी ने एक बड़ा सफर तय किया है। आज भी टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने परिश्रम और लगन की बदौलत मिल रही सफलताओं से हॉकी की नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। खेल प्रेमियों के लिए रोमांचक मैचेस को देखना ये एक अच्छा अवसर है। भुवनेश्वर जाएं और न सिर्फ भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाएं, बल्कि सभी टीमों को प्रोत्साहित करें। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जिसका अपना गौरवपूर्ण इतिहास है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और वहाँ के लोग भी गर्मजोशी भरे होते हैं। खेल प्रेमियों के लिए ये ओडिशा दर्शन का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस दौरान खेलों का आनंद उठाने के साथ ही आप कोणार्क के सूर्य मंदिर, पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर और चिल्का लेक समेत कई विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय और पवित्र स्थल भी जरूर देख सकते हैं। मैं इस प्रतियोगिता के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि 125 करोड़ भारतीय उनके साथ और उनके समर्थन में खड़े हैं। मैं भारत आने वाली विश्व की सभी टीमों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, सामाजिक कार्य के लिए जिस प्रकार से लोग आगे आ रहे हैं, इसके लिए वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, वो पूरे देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है, जोश भरने वाला है। वैसे सेवा परमो धर्म, ये भारत की विरासत है। सदियों पुरानी हमारी परंपरा है और समाज में हर कोने में, हर क्षेत्र में इसकी सुगंध आज भी हम महसूस करते हैं। लेकिन नए युग में नए तरीके से, नई पीढ़ी नए उमंग से, नए उत्साह से, नए सपने लेकर के इन कामों को करने के लिए आज आगे आ रही है। पिछले दिनों मैं एक कार्यक्रम में गया था जहां एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है सेल्फ फॉर सोसाइटी। माईगोव और देश की आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने अपने एम्प्लॉइज को सोशल एक्टिविटीज के लिए मोटिवेट करने और उन्हें
इसके अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस कार्य के लिए उनमें जो उत्साह और लगन है, उसे देखकर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा। आईटी टू सोसाइटी, मैं नहीं हम, अहम नहीं वयम, स्वयं से समष्टि की यात्रा की इसमें महक है। कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कोई बुजुर्गों को पढ़ा रहा है, कोई स्वच्छता में लगा है, तो कोई किसानों की मदद कर रहा है। और ये सब करने के पीछे कोई लालसा नहीं है, बल्कि इसमें समर्पण और संकल्प का निस्वार्थ भाव है। एक युवा ने तो दिव्यांगों की व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की मदद के लिए खुद व्हीलचेयर बास्केटबॉल सीखा। ये जो जज्बा है, ये जो समर्पण है, ये मिशन मोड एक्टिविटी है। क्या किसी हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व नहीं होगा? जरूर होगा। मैं नहीं हम की ये भावना हम सबको प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बार जब मैं मन की बात को लेकर आप लोगों के सुझाव देख रहा था, तो मुझे पुडुचेरी से श्री मनीष महापात्र की एक बहुत ही रोचक टिप्पणी देखने को मिली। उन्होंने माईगोव पर लिखा है, कृपया आप मन की बात में इस बारे में बात कीजिए कि कैसे भारत की जनजातियां, उनके रीति रिवाज और परंपराएं प्रकृति के साथ सहअस्तित्व के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे उनके ट्रेडिशंस को हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। मनीष जी, इस विषय को मन की बात के श्रोताओं के बीच रखने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। यह एक ऐसा विषय है जो हमें अपने गौरवपूर्ण अतीत और संस्कृति की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। आज सारा विश्व, विशेष रूप से पश्चिम के देश, पर्यावरण संरक्षण की चर्चा कर रहे हैं और संतुलित जीवन शैली, बैलेंस लाइफ के लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। वैसे आज हमारा भारतवर्ष भी इस समस्या से अछूता नहीं है, लेकिन इसके हल के लिए हमें बस अपने भीतर झांकना है, अपने समृद्ध इतिहास, परंपराओं को देखना है और खासकर अपने जनजातीय समुदायों की जीवन शैली को समझना है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके रहना हमारे आदिवासी समुदायों की संस्कृति में शामिल रहा है। हमारे आदिवासी भाई बहन पेड़, पौधों और फूलों की पूजा देवी देवताओं की तरह करते हैं। मध्य भारत की भील जनजाति में, विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लोग पीपल और अर्जुन जैसे पेड़ों की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। राजस्थान जैसी मरुभूमि में बिश्नोई समाज ने पर्यावरण संरक्षण का रास्ता हमें दिखाया है। खास तौर से वृक्षों के संरक्षण के संदर्भ में उन्हें अपने जीवन का त्याग करना मंजूर है, लेकिन एक भी पेड़ का नुकसान पहुंचे ये उन्हें स्वीकार नहीं है। अरुणाचल के मिसमिस बाघों के साथ खुद का रिश्ता होने का दावा करते हैं। उन्हें वो अपना भाई बहन तक मानते हैं। नागालैंड में भी बाघों को वनों के रक्षक के रूप में देखा जाता है। महाराष्ट्र के वर्ली समुदाय के लोग बाघ को अतिथि मानते हैं। उनके लिए बाघों की मौजूदगी समृद्धि लाने वाली होती है। मध्य भारत के कोल समुदाय के बीच एक मान्यता है कि उनका खुद का भाग्य बाघों से जुड़ा है। अगर बाघों को निवाला नहीं मिला तो गांव वालों को भी भूखा रहना पड़ेगा, ऐसी उनकी श्रद्धा है। मध्य भारत की गौंड जनजाति ब्रीडिंग सीजन में कैथन नदी के कुछ हिस्सों में मछली पकड़ना बंद कर देते हैं। इन क्षेत्रों को वो मछलियों का आश्रय स्थान मानते हैं। इसी प्रथा के चलते उन्हें स्वस्थ और भरपूर मात्रा में मछलियां मिलती हैं। आदिवासी समुदाय अपने घरों को नेचुरल मटेरियल से बनाते हैं। यह मजबूत होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। दक्षिण भारत के नीलगिरी पठार के एकांत क्षेत्रों में एक छोटा घुमन समुदाय तोड़ा, पारंपरिक तौर पर उनकी बस्तियां स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चीजों से ही बनी होती हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सच है कि आदिवासी समुदाय बहुत शांतिपूर्ण और आपस में मेल जोल के साथ रहने में विश्वास रखता है। पर जब कोई उनके प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान कर रहा हो तो वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने से डरते भी नहीं हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे सबसे पहले स्वतंत्र सेनानियों में आदिवासी समुदाय के लोग ही थे। भगवान बिरसा मुंडा को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अपनी वन्य भूमि की रक्षा के लिए
ब्रिटिश शासन के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। मैंने जो भी बातें कही हैं, उनकी सूची काफी लंबी है। आदिवासी समुदाय के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर कैसे रहा जाता है। और आज हमारे पास जो जंगलों की संपदा बची है, इसके लिए देश हमारे आदिवासियों को ऋणी है। आइए हम उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम उन व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में बातें करते हैं जो समाज के लिए कुछ असाधारण कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्य जो देखने में तो मामूली लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनका गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी मानसिकता बदलने में, समाज की दिशा बदलने में। कुछ दिन पहले मैं पंजाब के एक किसान भाई गुरबचन सिंह जी के बारे में पढ़ रहा था। एक सामान्य और परिश्रमी किसान गुरबचन सिंह जी के बेटे का विवाह था। इस विवाह से पहले गुरबचन जी ने दुल्हन के माता पिता से कहा था कि हम शादी सादगी से करेंगे, बारात हो और चीजें हो, खर्चा कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें इसे एक बहुत सादा अवसर ही रखना है। फिर अचानक उन्होंने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और आजकल जब शादी ब्याह के समय शर्त की बात आती है तो आमतौर पर लगता यही है कि सामने वाला कोई बड़ी मांग करने वाला है, कुछ ऐसी चीजें मांगेगा जो शायद बेटी के परिवारजनों के लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये तो भाई गुरबचन सिंह थे, सादे सीधे किसान। उन्होंने दुल्हन के पिता से जो कहा, जो शर्त रखी, वो हमारे समाज की सच्ची ताकत है। गुरबचन जी ने उनसे कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि अब आप खेत में पराली नहीं जलाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी सामाजिक ताकत है इसमें। गुरबचन सिंह जी की ये बात लगती तो बहुत मामूली है, लेकिन ये बताती है कि उनका व्यक्तित्व कितना विशाल है। और हमने देखा है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत परिवार होते हैं जो व्यक्तिगत प्रसंग को समाज हित के प्रसंग में परिवर्तित करते हैं। श्रीमान गुरबचन सिंह जी के परिवार ने वैसी एक मिसाल हमारे सामने दी है। मैंने पंजाब के एक और गांव कालर माजरा के बारे में पढ़ा है, जो नाभा के पास है। कालर माजरा इसलिए चर्चित हुआ है क्योंकि वहां के लोग धान की पराली जलाने की बजाय उसे जोत कर उसी मिट्टी में मिला देते हैं। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी उपयोग में लानी होती है वो जरूर लाते हैं। भाई गुरबचन सिंह जी को बधाई, कालर माजरा और उन सभी जगहों के लोगों को बधाई जो वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपना श्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। आप सब स्वस्थ जीवन शैली की भारतीय विरासत को एक सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह छोटी छोटी जागरूक और सक्रियता और सकारात्मक कार्य हमेशा सकारात्मक माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, ओम द्यौः शांति ही, अंतरिक्षम शांति ही, पृथ्वी शांति ही, आपः शांति ही, औषधय शांति ही, वनस्पतय शांति ही, विश्वे देवा शांति ही, ब्रह्म शांति ही, सर्वम शांति ही, शांतिरेव शांति ही, सामा शांतिरेधि, ओम शांति 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 ही। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, तीनों लोकों में हर तरफ शांति का वास हो। जल में, पृथ्वी में, आकाश में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि में, वनस्पति में, उपवन में, अवचेतन में, संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति स्थापित करे। जीव मात्र में, हृदय में, मुझ में, तुझ में, जगत के कण कण में, हर जगह शांति स्थापित करे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जब कभी भी विश्व शांति की बात होती है तो इसको लेकर भारत का नाम और योगदान स्वर्ण अक्षरों में अंकित दिखेगा। भारत के लिए इस वर्ष 11 नवंबर का विशेष महत्व है, क्योंकि 11 नवंबर को आज से 100 वर्ष पूर्व प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उस समाप्ति को 100 साल पूरे हो रहे हैं। यानी उस दौरान हुए
भारी विनाश और जनहानि की समाप्ति की भी एक सदी पूरी हो जाएगी। भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी। सही मायने में कहा जाए तो हमारा उस युद्ध से सीधा कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद भी हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े और बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सर्वोच्च बलिदान दिए। भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखाया कि जब युद्ध की बात आती है तो वो किसी से पीछे नहीं है। हमारे सैनिकों ने दुर्गम क्षेत्रों में, विषम परिस्थितियों में भी अपना शौर्य दिखाया है। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहा, शांति की पुनः स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया ने विनाश का तांडव देखा। अनुमानों के मुताबिक करीब 1 करोड़ सैनिक और लगभग इतने ही नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। इससे पूरे विश्व ने शांति का महत्व क्या होता है इसको समझा। पिछले 100 वर्षों में शांति की परिभाषा बदल गई है। आज शांति और सौहार्द का मतलब सिर्फ युद्ध का न होना नहीं है। आतंकवाद से लेकर जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास के लेकर सामाजिक न्याय, इन सब के लिए वैश्विक सहयोग और समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास ही शांति का सच्चा प्रतीक है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। पूर्वोत्तर का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है और यहाँ के लोग अत्यंत प्रतिभाशाली है। हमारा नॉर्थ ईस्ट अब तमाम बेस्ट डीड्स के लिए भी जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत उन्नति की है। कुछ दिन पहले सिक्किम में सस्टेनेबल फूड सिस्टम को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिष्ठित फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018 जीता है। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र से जुड़े FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी, इस सेक्टर में बेस्ट पॉलिसी मेकिंग के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार उस क्षेत्र में ऑस्कर के समान है। यही नहीं, हमारे सिक्किम ने 25 देशों की 51 नॉमिनेटेड पॉलिसीज को पछाड़कर यह अवार्ड जीता है। इसके लिए मैं सिक्किम के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, अक्टूबर समाप्ति पर है। मौसम में भी बहुत परिवर्तन अनुभव हो रहा है। अब ठंड के दिन शुरू हो चुके हैं और मौसम बदलने के साथ साथ त्योहारों का भी मौसम आ गया है। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज,